अपनी नर्व्स होती हैं, अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, मैंने कल भी बताया था। तो इंटरकॉस्टल स्पेस में जो नर्व्स चलती हैं वो कहलाती हैं इंटरकॉस्टल नर्व। जो ब्लड वेसल यहाँ चलती हैं उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल वेन। सो एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो यहाँ पर देखो, ये एंटीरियर ब्रांच ये वाली सारी, और ये वाली लेटरल ब्रांच, एंटीरियर क्यूटेनियस एंड लेटरल क्यूटेनियस। तो ये कौन सी नर्व से निकली? T2 से T6 जो इंटरकॉस्टल नर्व हैं वो ही स्किन को भी सप्लाई करती हैं, ऊपर वाली स्किन को सप्लाई करती हैं, एंटीरियर पार्ट एंड लेटरल पार्ट, इस पूरे स्किन को ये सप्लाई करते हैं। एंटीरियर ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच ऑफ T2 टू T6 इंटरकॉस्टल नर्व। तो यहाँ भी आप देख सकते हो T2 से T6 ये वाला एरिया है, एंड फिर लेटरल T3 से T6 लेटरल वाला पार्ट पूरा, ये जो स्किन है ये सारा लेटरल, एंटीरो लेटरल पार्ट। क्यूटेनियस वर्ड हमेशा याद रखना स्किन के लिए है। फिर है इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व T2। T2 जो नर्व है वो स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला एंड ऑल्सो द अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ आर्म। तो क्योंकि ये आर्म को भी सप्लाई कर रही है, और आर्म का अपन ने एनाटॉमिकल नेम पढ़ा था, क्या होता है? ब्रेकियम। सो इसीलिए T2 वाली जो नर्व है क्यूटेनियस नर्व, उसका नाम हो गया इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। इंटरकॉस्टल भी है और आर्म को भी सप्लाई कर रही है, इसीलिए ये क्या कहलाएगी? इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। ब्रेकियल मतलब आर्म, इंटरकॉस्टोमन मतलब दोनों रिब्स के बीच में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिब के बीच में। तो इट ऑल्सो सप्लाइज स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला, ये वाला पार्ट, स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्सिला, एंड ऑल्सो मीडियल साइड ऑफ आर्म, आर्म की मीडियल साइड की स्किन। तो ये जो सारा मैंने येलो किया है, ये वाला पार्ट सारा कौन सप्लाई करता है? T2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। अब हम आते हैं आगे, पुल्ड अवे। क्या मतलब इसका? खींच के अलग करना। क्या खींच के अलग हुआ है? देखो अब यहाँ पे, द एरिया सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व C3 एंड C4 डायरेक्टली मीट्स द एरिया सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व्स T2 एंड T3। तो इसको इस डायग्राम में समझो, ये क्या बोल रहा है? C3 और C4 जो एरिया सप्लाई करते हैं स्किन का, उसके बाद डायरेक्टली उनके नीचे कौन सप्लाई कर रहा है? T2 एंड T3। तो बीच की नर्व रूट्स कहाँ गई? C5, C6, C7, C8, T1, ये कहाँ गई? एक बार अपन पहले ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था? C3 C4 था यहाँ तक, यहाँ इस डायग्राम में सेकंड वाले में क्लियर है, C3 C4 है यहाँ तक, और इसके नीचे फिर क्या आ गया? T2 से T6 या T3 से T6। तो बीच वाला एरिया गायब हो गया, C5 C6 C7 C8 T1, ये सारी नर्व रूट्स यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टली C3 C4 है स्किन को जो सप्लाई कर रही है, और उसके नीचे T2 से T6 है। तो बीच की नर्व रूट्स कहाँ गई? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इन बिटवीन नर्व्स C5 C6 C7 C8 T1 have been pulled away to supply the upper limb. These 5 nerve roots, they are pulled away, उनको खींच के अलग कर लिया है। They don't supply the skin of thorax, they directly supply the upper limb. वो upper limb में अपनी सप्लाई देती हैं। तो राइट साइड की नर्व रूट्स राइट अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही हैं, लेफ्ट साइड वाली ये पांचों नर्व रूट लेफ्ट अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि नेक में जब पेन होता है तो हाथों में भी पेन आता है। कहते हैं ना, सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया, मेरे को सर्वाइकल पेन है, या नेक में पेन है, और नेक से दर्द शुरू हो रहा है और वो मेरे हाथों में आ रहा है, उंगलियों तक जा रहा है, या एल्बो तक जा रहा है, कोहनी तक जा रहा है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ये नर्व रूट्स कहाँ से निकली? हमारी नेक से, और वहां पर कोई चीज अगर इनको टकराएगी, कंप्रेस करेगी, तो पेन पूरा रेडिएट होता है नीचे तक। क्लियर है ये चीज?
सबको? जितेंद्र, वर्षा, सबको ठीक है? तो C3 and C4 directly meets the area supplied by spinal nerves T2 and T3, क्योंकि बीच की जो नर्व रूट्स हैं दे आर पुल्ड अवे, उनको खींच के अलग किया है टू सप्लाई द अपर लिम्ब। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्यूटेनियस वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अभी हमने नर्व पढ़ी, अब ब्लड वेसल्स जो हैं कौन कौन सी हैं जो स्किन को सप्लाई करती हैं पेक्टोरल रीजन में। सो द क्यूटेनियस वेसल्स आर वेरी स्मॉल, वो वेसल जो स्किन को सप्लाई करती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स are accompanied by perforating branches of an internal thoracic artery। एंटीरियर क्यूटेनियस जो हमारी नर्व्स हैं उनके साथ साथ आर्टरी भी चलती हैं और वो उस स्किन को सप्लाई करती हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्किन को। वो आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। तो मैं एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट, दिस वन, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। एंटीरोलेटरल हमने पढ़ा था, तो ये वाला जो पार्ट था ये एंटीरियर है। यहाँ पर नर्व के साथ T2 T6 जो नर्व रूट है, नर्व आ रही है स्किन को सप्लाई कर रही हैं, उनके साथ ही आर्टरी भी आती है जो इस एरिया की स्किन को सप्लाई करती है। और वो आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि इसी रीजन में आर्टरी चलती है नीचे तक, उसको हम बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। दोनों तरफ होती है ये, तो देखो मैं लेफ्ट साइड बना के दिखा रहा हूँ, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। उसी की ब्रांचेस ऊपर तक आती हैं स्किन तक, अंदर से बाहर तक, और वो नर्व्स के साथ आती हैं T2 से T6 नर्व्स के साथ, और वो इस पार्ट की स्किन को सप्लाई करती हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द thorax। Then second, third and fourth of these branches are large in females for supplying the breast। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो क्यूटेनियस आर्टरी होती है वो लार्ज होती है इन फीमेल्स में, बिकॉज दे हैव टू सप्लाई द मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्टरीज, क्यूटेनियस आर्टरीज which come along with T2, T3 and T4, they are large because they have to supply the skin of breast and also the breast. The lateral cutaneous nerves are accompanied by lateral cutaneous branches of posterior intercostal arteries। तो बाहर की तरफ जो एंटीरियर पार्ट अभी हमने पढ़ा, तो जो लेटरल पार्ट है वहां की जो स्किन सप्लाई करती हैं, नर्व सप्लाई करती हैं, उनको बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स। वो किसके साथ चलती हैं? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस वो किसके साथ चलती हैं? लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स के साथ। और ये जो लेटरल क्यूटेनियस आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी की। तो देखो नाम बता रहा है पोस्टीरियर, क्या होता है पोस्टीरियर का मतलब? आगे। कोई भी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सर पीछे। पीछे, वेरी गुड, मैंने बताया था पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। तो जैसे रिब्स, इस डायग्राम में आप समझो, एक सेकेंड, जैसे हमारे रिब्स आगे प्रेजेंट हैं वैसे ही पीछे भी प्रेजेंट हैं। सबको समझ में आ रहा है? पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे भी रीढ़ की हड्डी के साथ रिब्स जो आगे से शुरू होते हैं वो पीछे तक जाते हैं रीढ़ की हड्डी तक। तो पीछे जो रिब्स के बीच में जगह होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस। आगे जो रिब्स के बीच में जगह है उसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस। तो जो पीछे रिब्स के बीच में जगह है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस, वहां पर भी हर एक स्पेस में सेम वही आर्टरी वेन नर्व है। तो जो आर्टरी आगे होती है उसी का कुछ पार्ट पीछे तक होता है, तो पीछे वो क्या कहलाएगी? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। आगे की तरफ एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, पीछे की तरफ वही आर्टरी क्या कहलाएगी? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल जो आर्टरी होती है, पीछे की तरफ जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पे जो आर्टरी है वो ब्रांच देती है और वो सप्लाई करती है लेटरल पार्ट ऑफ स्किन को। एंटीरियर पार्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच और लेटरल पार्ट ऑफ स्किन को पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी की ब्रांच। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है लेटरल पार्ट, इसको सप्लाई करेगी
पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच जो पीछे से निकलकर आगे तक आती है। ब्लड सप्लाई की बात हो रही है, नर्व की नहीं, नर्व सप्लाई हम पढ़ चुके। ब्लड सप्लाई लेटरल पार्ट में कौन देता है स्किन को? ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और एंटीरियर पार्ट ऑफ स्किन को कौन देता है? ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। सर। हाँ हाँ सर। बोलो। सर मार्कर दूसरा यूज कीजिए। अच्छा ठीक है बच्चा। सर दिख रहा नहीं है अच्छी तरह से। ओके, मैं कलर इसका चेंज कर दूंगा। One second. रेड कलर से कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्यूटेनियस वेसल अभी हमने पढ़ा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दीज ब्रांच आर लार्ज फॉर सप्लाइंग द ब्रेस्ट। लेटरल पार्ट में सप्लाई करती है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्लेटिज्मा मसल। तो प्लेटिज्मा मसल मैंने बताया था बहुत थिन है, ये ब्रॉड होती है, फैली हुई होती है, शीट ऑफ सबक्यूटेनियस मसल, स्किन के जस्ट नीचे है ये, इट इज जस्ट बिलो द स्किन। तो सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन। तो यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो प्लेटिज्मा मसल, ये बहुत थिन है, हमारे माउथ से, माउथ के पास से शुरू होती है मैंडिबल से और नीचे तक आती है। जैसे हमारा हम मफलर डाल के रखते हैं ना गले में, उस तरीके से मफलर की तरह गर्दन को आगे से पूरा कंट्रोल कवर करके रखती है। सो इट इज ए थिन ब्रॉड शीट, शीट की तरह मसल है, थिन शीट है, पतली, एंड सबक्यूटेनियस मसल। मसल ऑफ फेस, एक्चुअल में ये मसल ऑफ फेस है जो नेक तक कवर करती है। कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? फेशियल नर्व। तो अभी बताया फेस की मसल है तो फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है। व्हेन द एंगल ऑफ माउथ इज पुल्ड डाउन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिंकल्स द स्किन ऑफ द नेक। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर हम एंगल ऑफ माउथ को नीचे की तरफ लाएंगे, पुल डाउन करेंगे, तो ये लेडी देखो क्या कर रही है, एंगल ऑफ माउथ को नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो ये जो रिंकल्स आ रहे हैं, लाइंस आ रही हैं, ये कौन सी मसल में है? प्लेटिज्मा मसल में। ये जो रिंकल्स हैं मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये जो रिंकल्स आ रहे हैं ये कौन सी मसल में है? प्लेटिज्मा मसल। So when the angle of mouth is pulled down, the muscle contracts and wrinkles the skin of the neck. झुर्रियां आ जाती हैं नेक की स्किन पे when the platysma muscle contract. The platysma may protect the external jugular vein from external pressure. तो इसके नीचे मेन वेन चलती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, उसको ये प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से अगर कोई प्रेशर लगेगा उस वेन पे तो उसको वो उतना प्रेशर वहां तक वेन तक नहीं जाएगा, प्लेटिज्मा मसल अपने ऊपर उस प्रेशर को ले लेती है। सो इट प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल जुगुलर वेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये इसका फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, जब हम एंगल को पुल करते हैं तो ये रिंकल करती है स्किन ऑफ नेक को। फेस की मसल है इसीलिए फेशियल नर्व इसको सप्लाई करेगी, हमेशा याद रखना। प्लेटिज्मा नेक की मसल नहीं है, फेस की मसल है, इसीलिए इसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। इट इज द मसल ऑफ फेस, चेहरे की मसल है। एक सेकेंड। अब नेक्स्ट थिंग जो आ रही है वो यहाँ पर क्या है? ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक जो पढ़ा वो भी, और मेन थिंग जो है पेक्टोरल रीजन में वो ये मेमोरी ग्लैंड है। तो इसका स्ट्रक्चर ये पूरा आप समझ सकते हो यहाँ पर, अभी हम पढ़ेंगे तो मैं डायग्राम बार बार दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो मेन मसल रेड कलर से दिखाई हुई है और ह्यूमरस तक जा रही है, वो कौन सी है? ये पेक्टोरलिस मसल। पेक्टोरलिस मेजर होती है बाहर और उसी के नीचे क्या होती है? पेक्टोरलिस माइनर।
पर सबसे बाहर सुपरफिशियल फेशिया में ये ग्लैंड है जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या है? इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और इसको स्वेट ग्लैंड को दूसरा नाम क्या होता है? एपोक्राइन ग्लैंड, मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। किसका बना है ये? इट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। 15 से 20 लोब्यूल्स हैं इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू के, विच आर एम्बेडेड इन फैट। सो मेन जो थिंग होती है जो प्रेजेंट है ब्रेस्ट ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में, वो क्या है? फैट है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब्यूल्स बनाता है, वेरी करते हैं हर एक में। फैट अकाउंट्स फॉर इट्स स्मूथ काउंटर। फैट की वजह से मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्मूथ फील करता है। और मोस्ट ऑफ द बल्क जो मेमोरी ग्लैंड का है, जो साइज है, वो किसके कारण है? फैट के कारण होता है। सो फैट्स अकाउंट्स फॉर इट्स स्मूथ काउंटर एंड बल्क ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड का जो मोस्ट ऑफ द बल्क है, वेट है उसका, वो मेनली किसकी वजह से होता है? फैट के कारण। These lobules are separated by fibrous septa। जो 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट कौन करता है? फाइब्रस सेप्टा। रनिंग फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द फेशिया ऑफ द चेस्ट वॉल। तो मैंने बताया था कि ये सेप्टा हमने पहले भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। ये सेप्टा स्किन को कनेक्ट करता है फेशिया ऑफ द चेस्ट वॉल से। नीचे तक जो फेशिया है पेक्टोरल मसल का, वहां तक ये सेप्टा जाते हैं और पेक्टोरल मसल से सबक्यूटेनियस टिश्यू को कनेक्ट करते हैं। इन सेप्टा का दूसरा नाम क्या है? इन टिश्यूज का दूसरा नाम क्या है? लिगामेंट्स ऑफ कूपर बोलते हैं इनको, या एस्टले कूपर वाइबर्स बोलते हैं, या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट नाम समझना। सस्पेंसरी मतलब सस्पेंड करने वाले, जो किसी चीज को सहारा देते हैं, हेल्प करते हैं बनाए रखने में, उनको सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, किसी को सहारा दिया लटकने में या खड़े होने में। तो यहाँ पर ये जो सेप्टा है, ये ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है टिश्यूज, ग्लोब जो हमने पढ़ा, ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट वगैरह, उन सबको ये बांध के रखते हैं। सेप्टा अंदर से जोड़ के रखते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सो दीज लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा। कहाँ से शुरू हुए? स्किन के जस्ट नीचे से, फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू। और कहाँ तक जा रहे हैं? फ्रॉम द फेशिया ऑफ चेस्ट वॉल। चेस्ट की जो वॉल है, जो पेक्टोरलिस मसल बनाती है, वहां उसके फेशिया तक ये जाते हैं सेप्टा। अदर नेम क्या है? लिगामेंट ऑफ कूपर भी बोलते हैं इनको, सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोलते हैं, या एस्ले कूपर फाइबर्स भी बोलते हैं। बिटवीन द कैप्सूल एंड द फेशिया ओवर पेक्टोरलिस मेजर is the loose connective tissue of retromemory space. So between the capsule and the fascia over pectoralis major is the loose connective tissue of retromemory space. तो कैप्सूल और फेशिया जो है पेक्टोरलिस मेजर मसल का, और कैप्सूल जो बाहर की कवरिंग है, उसके बीच में एक खाली स्पेस होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज को भरता है, उस स्पेस को फिल करके रखता है। दैट स्पेस इज नोन एज रिट्रो मेमोरी स्पेस। यहाँ पर रिट्रो जो वर्ड है उसका मतलब है पीछे। रिट्रो वर्ड का मतलब क्या है? पीछे। मेमोरी मतलब मेमोरी ग्लैंड के। सो बिहाइंड द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के जस्ट पीछे, ब्रेस्ट के जस्ट पीछे एक खाली जगह होती है, दैट इज फिल्ड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। That space is known as retromemory space। उसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, उसमें सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। That space is retromemory space। इसी स्पेस के कारण जो ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, वो मूवेबल होता है, मूव करता है। अगर ये स्पेस नहीं होगी तो ब्रेस्ट जो है वो फिक्स हो जाएगा अपने पॉइंट पे, वो मूव नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस स्पेस ओनली द मूवमेंट अकर इन द मेमोरी ग्लैंड। Each lobule drains by its lactiferous duct to the nipple।
15 to 20 जो हमने लोब्यूल्स पढ़े थे, हर एक लोब्यूल में से एक ट्यूब निकलती है, डक्ट निकलती है जो ओपन होती है निपल पे। इसीलिए जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट में वो निपल तक आता है। कौन लेके आता है उनको? लैक्टिफेरस डक्ट। उस मिल्क को निपल तक कौन लाता है? लैक्टिफेरस डक्ट। This lobule drained by the lactiferous duct which is surrounded by pigmented areola. निपल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एरियोला। This area is lubricated by areolar glands of Montgomery, या इनको ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो एरियोलर ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमेरी, तो मैं अब बता देता हूं आपको। जैसे सेंटर में निपल है, निपल के चारों तरफ ये जो एरिया होता है, जो डार्क कलर का एरिया होता है निपल के चारों तरफ, ये एरिया क्या कहलाता है? एरियोला। डार्क कलर एरिया जस्ट सराउंडिंग द निपल इज नोन एज एरियोला। और इस एरियोला को कौन सप्लाई करता है? लुब्रिकेट कौन करता है? एरियोलर ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमेरी, या इनको ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये लार्ज ग्लैंड्स लार्ज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन। जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है, जब बच्चा निपल को सक करता है, तो ये निपल डैमेज ना हो जाए, निपल में कोई कट ना लग जाए, इसलिए वहां पर लुब्रिकेशन जरूरी है, फ्रिक्शन कम हो जाए। तो वो लुब्रिकेशन कौन देते हैं? ये ऑयल ग्लैंड्स, जिनको नाम दिया है एरियोलर ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमेरी। ये क्या है? ये ग्लैंड्स मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, मैंने अभी बताया मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स हैं। मे फॉर्म सिबेशियस सिस्ट्स एंड मे गेट इन्फेक्टेड। कई बार इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, ऑयल ग्लैंड्स में पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो दैट इज द थिंग। तो these oil glands they become large at the time of lactation। ये modified oil glands हैं, and इनमें cyst भी बन जाती है, कभी कभी छोटी गांठ भी बन जाती है इनमें। and these glands they all can get infected। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हैं? एरियोला में, निपल के पास वाले एरिया में, जो 1 सेंटीमीटर का एरिया होता है निपल के आसपास, उसमें ये सिबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं। Now naming the quadrants of for the purpose of describing a lump। तो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ब्रेस्ट को, मेमोरी ग्लैंड को। तो यहाँ से आप देखो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है। 12 o'clock 12 से 6 तक और 3 से 9 तक। तो ये 4 क्वाड्रेंट बन गए। सुपीरियर मीडियल क्वाड्रेंट, देखो ऊपर और अंदर, सॉरी सुपीरियर मीडियल। मिड लाइन आप यहाँ पे कंसीडर करो कि ये मिड लाइन है जो मैं बना रहा हूं। तो मिड लाइन की तरफ है मीडियल और ऊपर वाला पार्ट है इसलिए सुपीरियर। तो सुपीरियर मीडियल। इसी के नीचे हो गया इंफीरियर मीडियल। ये वाला पार्ट हो गया सुपीरियर लेटरल, बाहर वाला पार्ट ऊपर है और बाहर है। एंड देन इंफीरियर लेटरल, नीचे है और बाहर है। क्लियर है सबको? 4 क्वाड्रेंट हैं, सबको समझ में आ रहा है? सुपीरियर और मिड लाइन की तरफ सुपीरियर मीडियल, नीचे और मिड लाइन की तरफ इंफीरियर मीडियल, ऊपर और बाहर की तरफ सुपीरियर लेटरल, नीचे और बाहर की तरफ इंफीरियर लेटरल। सो अपर मीडियल क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट एंड लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। अपर लोअर भी बोल सकते हैं या सुपीरियर इंफीरियर भी बोल सकते हैं। These are the 4 quadrants। क्यों डिवाइड करते हैं ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में? मान लो कोई गांठ बन जाए, कोई ट्यूमर हो जाए या कोई इंफेक्शन हो जाए, तो वो लिख सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं दैट द cyst is present in upper medial quadrant, या that lump is present is in lower medial quadrant। तो उससे पता लग जाएगी उस गांठ की लोकेशन कि वो कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ठीक है? तो लंप का मतलब गांठ होता है। पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग ए लंप, लंप मीन्स एनी व्हेन द कनेक्टिव टिश्यू दे बाइंड टुगेदर दे फॉर्म ए लंप। जैसे हमारे मसल में क्रैम्प आता है, गांठ बन जाती है मांस में, तो वैसे ही अगर ब्रेस्ट में गांठ बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी?
लंप कहलाएगी। ठीक है, तो अभी पोजीशन एंड एक्सटेंट अभी हम 11:30 बजे मैं शुरू कर लूंगा, आप लोग भी 15 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, देन अगेन वी विल स्टार्ट अहेड ऑफ दिस पॉइंट। तो अभी हमने पढ़ा क्यूटेनियस वेसल्स कौन कौन सी हैं, स्मॉल है एंटीरियर क्यूटेनियस वेसल्स जो हैं वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, लेटरल वाली जो क्यूटेनियस आर्टरी हैं वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच है, प्लेटिज्मा थिन मसल है सबक्यूटेनियस, मसल ऑफ फेस है इसलिए फेशियल नर्व सप्लाई करती है, एंगल ऑफ माउथ इज पुल डाउन बाय द प्लेटिज्मा एंड इट प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फिर हमने ब्रेस्ट के बारे में शुरू किया, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, 15 to 20 लोब्यूल्स होते हैं। देखो ये जो हैं ये लोब्यूल्स हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, दीज आर द लोब्यूल्स। सर हाँ अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो क्या वो मतलब और भी कोई बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? कैंसर बेटा बॉडी में कहीं भी हो वो फैल जाता है, वो कैंसरस सेल्स जो हैं कहीं वो पे ब्लड सब, हाँ कोई भी हाँ वो पार्ट में होता है तो वो फैल सकता है? हाँ फैल सकता है, ब्लड के थ्रू वो फैल सकता है। इसीलिए ओके इनिशियल स्टेज जो है ब्लड के थ्रू फैल जाता है, कभी लिम्फ वेसल्स होती हैं जो लिम्फ कैरी करती हैं उनके थ्रू फैल जाता है। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि इनिशियल स्टेज में है अगर कैंसर तो उसको उस टाइम अगर रिमूव कर दो ट्यूमर को तो वो नहीं फैलता। इसीलिए नहीं तो अगर लास्ट स्टेज, इसीलिए बोलते हैं कि वो इतना फैल चुका है कि अब हम उसको बॉडी से अलग नहीं कर सकते, इतनी जगहों में कैंसर फैल चुका है कि अब हम हर एक चीज को रिमूव नहीं कर सकते, उसी स्टेज में फिर पेशेंट की डेथ होती है। ठीक है, ओके सर। तो 15 to 20 लोब्यूल्स हैं, फैट मेनली इसमें प्रेजेंट है, फिर सेप्टा है जो इसको कनेक्ट करके रखते हैं, वो कहलाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स या लिगामेंट्स ऑफ कूपर। देन बिटवीन द कैप्सूल एंड फेशिया देयर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एरिया नोन एज रिट्रोमेमरी स्पेस। फिर ईच लोब्यूल को ड्रेन करता है लैक्टिफेरस डक्ट, निपल तक लेके जाता है उसके सिक्रीशन को, और निपल के सराउंडेड जो एरिया है उसको एरियोला बोलते हैं। एरियोला को लुब्रिकेशन कौन देता है? एरियोलर ग्लैंड्स ऑफ मोंटोगमेरी, ये मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड, और ये लार्ज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन एंड दे मे गेट इन्फेक्टेड ऑल्सो। तो फिर इसको हमने 4 में डिवाइड किया, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स वी विल अगेन मीट, टिल देन टेक केयर। हाँ बोलो। सर अगर किसी को ये बोन्स ब्रेक होती है तो सब फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो उसे प्लास्टर करते हैं या उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है? बोन ब्रेक हो जाएगा तो बच्चे प्लास्टर ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा प्लास्टर?